देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये वो चैप्टर है जो सिर्फ 11th में ही नहीं, आपको 12th में भी बहुत काम आएगा। यानी कि ये दोनों क्लास के लिए ये वीडियो, जिन बच्चों ने अभी तक 12th में, वैसे तो जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स में इन दोनों को, अवकलन और समाकलन को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैप्टर मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स का बहुत सा पार्ट हम पढ़ते हैं ना, और अब तक आप लोगों ने इतने डेरिवेशन देख भी लिए होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी है ना। इसीलिए हम इस टॉपिक को आज थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन हम इस टॉपिक के ओनली फॉर्मूले की बात करेंगे। यानी कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, हम यहाँ पे ओनली वही चीज़ सीखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, किस तरह से आया, इन सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। 12th मैथमेटिक्स में आप लोग इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इन सवालों के जो जवाब है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, इसलिए हम इसके ओनली फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे होता है dy/dx, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा देखा होगा ना लिखा हुआ कि dy/dx, और हमने किया है ना। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो क्वांटिटी ऊपर है, y ऊपर है और x क्या है, नीचे है, तो इसका मतलब होता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष। जो ऊपर होता है उसमें तो होता है परिवर्तन, और किसके रेस्पेक्ट में होता है? जो नीचे होता है। ओके, तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष। समझ में आया? इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। वो क्या? हम कह सकते हैं y का अवकलन d/dx है, यानी कि डिफरेंशिएशन है। किसका? y का। जो ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है किसके रेस्पेक्ट में? जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में। यानी कि y का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में? x के सापेक्ष। आया समझ में? अब बताइए, अगर मैंने dx/dy लिख दिया तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे x में परिवर्तन y के सापेक्ष। बताया ना, जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में होता है और जो ऊपर होता है उसमें किया जाता है, या फिर x का अवकलन y के सापेक्ष। आया समझ में? चलिए, अब एक dx/dt देखा हुआ सा लग रहा है, कुछ याद आ रहा है इसको देख के कि dx/dt क्या होता है? बताइए क्या होता है dx/dt? अगर x हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, t हमारा टाइम हो, तो dx/dt क्या होता था बच्चों? वेलोसिटी होती थी या नहीं? याद आया? तो dx/dt को हम क्या कहेंगे? x में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम। और इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं ना। देखिए बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता है ना, आपको वीडियो को बार बार देखना है। ओके, अब देखिए, जहाँ x हमें पोजीशन बोली है और t टाइम बोला है, तब उस कंडीशन में ये क्या होगा? वेग होगा ना। सिमिलरली dv/dt, जहाँ v है वेलोसिटी एंड t क्या है? टाइम। तो अब बताइए dv/dt क्या बनता है? एक्सेलरेशन बनता है, नहीं बनता? त्वरण बनता है। तो ये क्या होगा? वेग में परिवर्तन t के सापेक्ष। और ये क्या है? त्वरण, जिसे हम a से डिनोट करते थे ना। चलिए, अब हम आते हैं इसके फॉर्मूलों पे। भाई, हमें तो इनसे ही मतलब है, यही तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें फिजिक्स में काम में लेनी है। पहला फॉर्मूला, अगर आपका y बराबर हो x की पावर n, क्या है y बराबर x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx या d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है कि जो भी इसकी पावर होती है, किसकी? x की, उसको आगे ले आइए और इसकी पावर में से एक को कम कर दीजिए। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि d/dx x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है ना। और हम लोगों ने इस फॉर्मूले को बहुत जगह यूज़ भी किया है, फिजिक्स में किया है ना।
तो आप लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं। y बराबर दे रखा है x की पावर 5 और वो आपसे कह रहा है कि dy/dx निकालिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है x की पावर n का फॉर्मूला होगा n x की पावर n-1 होगा। n क्या है यहाँ पे 5, तो 5 को आगे लिख दिया, x की पावर n-1 यानी कि 5 - 1 कितना होता है 4, तो कितना आ गया 5x की पावर 4। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आप लोग 12th मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह आपको यूज आएगा। चलिए दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा है d/dx निकालना है a और u का, a × u, जहाँ a कोई कांस्टेंट चीज है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी। तो देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसको ये अपने से बाहर निकाल देता है। जब भी आपको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नज़र आ जाए तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दीजिए, फिर अंदर जो भी फंक्शन बचता है उसका आप लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करिए जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो देखिए, ए कांस्टेंट है, हमने कहा है तो ए को बाहर निकाल लिया। अब u जो है वो कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा, उसका आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कर लेते हैं, y = 3x³। अब बताइए, ये जो 3 है वो a है या नहीं है, और 3 कांस्टेंट है तो इसको तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब बताइए आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, ओनली x³ का। और जब आप x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ बराबर आएगा dy/dx बराबर d/dx, और y की वैल्यू पुट कर दी, 3 को बाहर निकाल लिया। अब d/dx ओनली किसका होगा, x³ का, जो x का फंक्शन है। अब x³ का किससे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। 3 बाहर आ जाएगा और पावर हो जाएगी 2, और 3 × 3 कितना हो गया 9, और x², है ना इजी। चलिए थर्ड फॉर्मूला d/dx uv, जहाँ u और जो v है वो दोनों ही हमारे x के फंक्शन है, दे रखा है u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है कि आप पहले किसी भी एक को कांस्टेंट रख लीजिए, जैसे मैंने u को रख लिया, तो फिर v के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस साइन लगाइए। अब पहले u को कांस्टेंट रखा है ना हमने, अब की बार हमें v को कांस्टेंट रखना है, तो v को कांस्टेंट रख लिया, तो अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का, तो du/dx, यानी कि एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए पहले का डिफरेंशिएशन। अब जब भी हमारे फिजिक्स में ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो वहाँ हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब है y = a, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0। जैसे आपको दे दे y = 3, तो आपसे पूछे dy/dx, तो कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है। इट मीन्स कि हमारा जो भी y है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो x के रेस्पेक्ट में इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। तो जब भी आपको कोई भी कांस्टेंट दे दिया जाए, उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो हमेशा आपको क्या करना है, 0, बिना सोचे समझे इस फॉर्मूले को याद कर लेना और लिख देना 0। ओके, चलिए जैसे y = 3, ये नहीं है, ठीक है, 3 है, तो अब बताइए 3 कांस्टेंट है, तो बताइए dy/dx कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब है नेक्स्ट फॉर्मूला du/dt। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपको du/dt, नीचे ध्यान से देखिए, आपको डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए यहाँ ये दिया हुआ है, लिख लीजिए थोड़ा सा, u तो आपका x का फंक्शन है, ओके, लेकिन जो आपका x है ना वो t का फंक्शन है। यानी कि अगर ये u t का फंक्शन होता
तो बताओ डी यू ओवर डी टी निकालना आसान होता नहीं होता भाई। डी यू ओवर डी एक्स जैसे निकाल रहे थे वैसे ही हम क्या कर लेते, डी यू ओवर डी टी निकाल लेते। लेकिन कब, जब ये यू टी का होता फंक्शन। लेकिन ये यू टी का फंक्शन नहीं है, वो कह रहा है कि यू तो एक्स का फंक्शन है और ये जो एक्स है ना ये टी का फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हमें इस फॉर्मूले को कुछ कन्वर्ट करना होगा हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग। कैसे कि हमें u को बनाना है, u x का फंक्शन है, यानी कि हम u का जो डिफ्रेंशिएशन है वो x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। x हमारा t का फंक्शन है, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है ना। तो बस यही काम करना है, कुछ नहीं किया, dx से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ du ओवर dx आप निकाल सकते हैं या नहीं? इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि u तो x का ही फंक्शन है। dx ओवर dt बताइए ये भी आप निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं क्योंकि दे रखा है कि x t का फंक्शन है। तो बताइए आसान हुआ नहीं हुआ? और देखो इसको अगर काट देंगे तो यही चीज़ मिली नहीं मिली। तो ये होता है कन्वर्ट करना। जब हमें फंक्शन अलग अलग दे दिए जाएं तो उस कंडीशन में हम कैसे कन्वर्ट करके निकालते हैं वो चीज़ है ये। ओके चलिए अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला d ओवर डी एक्स और u अपॉन v। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था d ओवर डी एक्स यू वी। अगर दो फंक्शन है वो गुणा में है तो हमने फॉर्मूला देखा कि एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे पहले का डिफरेंशिएशन, सही है ना। लेकिन अब ये अगर भाग में हो तो आपको कैसे करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जो नीचे होता है ना v नीचे है तो 1/v² आएगा और पूरे के आगे आएगा ये, फिर ब्रैकेट लगाइए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन आएगा, फिर पहले वाले को तो कांस्टेंट रखिए और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर होगा नीचे वाले का 1/v²। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके अब देखिए d ओवर डी एक्स साइन एक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज़ आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। ओके अगर कॉस हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस साइन आता है यहाँ पे। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके u की पावर n वो तो हमने कर ही लिया, n u की पावर n-1 और फिर u का करेंगे du ओवर dx से। log x ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो log x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है बच्चों, 1/x। अब है e की पावर x, e की पावर जो x है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल है e की पावर 3x आपको दे रखा है y बराबर e की पावर 3x, ठीक है। और वो बोल रहा है कि dy ओवर dx बताइए। dy ओवर dx यानी कि d ओवर dx और y की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए पहले करेंगे हम e की पावर का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x, तो e की पावर 3x एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अब हम करेंगे इस ऊपर वाले क्वांटिटी का, ऐसे डिफरेंशिएशन होता है। पहले e का हमने कर दिया लेकिन अब 3x के लिए 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया और x का कितना होता है 1, तो ये आ गया 3e की पावर x। ये हो गया इस वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी फिर जैसे जैसे फिजिक्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो वहाँ हम डिटेल से इनको पढ़ भी लेंगे कि ये फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया है। ओके लेकिन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब आते हैं हम हमारे इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। अब देखिए समाकलन एक्चुअल में होता क्या है। समाकलन एक्चुअल में ये होता है जैसे आपको कोई एक वायर दे रखा है और वो ये कह रहा है कि इसकी पूरी लंबाई x है। हम लोगों ने बहुत जगह ध्यान, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने बहुत जगह पे ऐसा किया था कि हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया करते थे और फिर हमें जो पूरी सरफेस के लिए चाहिए होता था वही, तो हम उस एलिमेंट का इंटीग्रेशन किया करते थे या नहीं, कुछ याद आ रहा है? हमने बहुत जगह ऐसा किया है। तो वो इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब पूरी चीज़ को बता देता है
कि भाई हम इतने बड़े वायर की लेंथ नहीं निकाल सकते, दे रखी है आपको x, लेकिन हम मेज़र नहीं कर सकते, तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि आप मेरा यूज़ करिए। वो कैसे? आप इस वायर के ऊपर कोई छोटे से एलिमेंट की लेंथ निकाल लीजिए और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको पूरी की लेंथ मिल जाएगी। जैसे ये दे रखा है कि इसकी लेंथ x है, तो मैंने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया है dx। ओके, अब देखिए dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? पूरा कितना है? x। सिमिलरली अगर ये y में होता तो dy बराबर कितना हो जाता? y। सिमिलरली ये z में होता तो dz बराबर कितना हो जाता बच्चों? z। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक सर्किल है, सर्किल पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या होता है? वृत्त, ठीक है, और उस पर कोई छोटा सा एलिमेंट है dx, और बताइए इस dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो अब आप लोग ऐसे मत करिए ना x, भाई ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ किस शेप में है। यहाँ ये लेंथ की शेप में था इसलिए हमने x लिख दिया, लेकिन आप बताइए ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट मिलके क्या बनेंगे? बताओ, इस वृत्त की परिधि बनेंगे या नहीं? बनेंगे ना, सर्कमफेरेंस। तो ये परिधि हो जाएगी, यानी कि dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें क्या देगा बच्चों? परिधि देगा। और बताइए सर्किल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr। अगर r इसके रेडियस हो तो बताइए अब की बार dx हमें क्या मिलेगा? 2πr। तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा dx का इंटीग्रेशन x ही नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि वो चीज़ किस शेप में है। ओके, जैसे यहाँ पर ये सर्किल बन रहा है, तो सर्किल की परिधि पता करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। थोड़ा सा फॉर्मूले पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटीग्रेशन में हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फाइनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है इनफाइनाइट, मतलब अनिश्चित और निश्चित समाकलन। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अनिश्चित जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसमें जो हम लिमिट लगाते हैं ना वो नहीं होती है। लिमिट क्या होती है? अगर हम इस चीज़ को बाउंड कर दें कि ये चीज़ 1 से लेके 2 तक जा रही है, यानी कि निश्चित हो चुका है, तो इसे तो कहेंगे निश्चित समाकलन। लेकिन अगर कोई लिमिट नहीं लगी हुई है इंटीग्रेशन पर, अगर कोई भी लिमिट नहीं है, इट मीन्स वो जो आपका इंटीग्रेशन है वो कैसा होगा? अनिश्चित। दोनों को सॉल्व करने के तरीके के लिए फॉर्मूले सेम है, सिर्फ जो हमारा निश्चित समाकलन होता है उसमें हम लास्ट में पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिमिट अप्लाई करते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, पहले हम इसके फॉर्मूले जानते हैं, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब देखिए इसके फॉर्मूलों पे आते हैं। आपको दे रखा है इंटीग्रेशन y dx, जहाँ y है x की पावर n। अभी इसका डिफरेंशिएशन पढ़ के आए ना, अब इसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो x की पावर n और जो dx है इसका इंटीग्रेशन होता है कि इसकी जो भी पावर होती है उसको 1 बढ़ा दीजिए और नीचे जितनी पावर बढ़ के आई है उसका भाग कर दीजिए। ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि x की पावर n dx होता है इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। लेकिन इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, वो क्या? कि अगर आपके n की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। x की पावर -1 आप रखेंगे तो देखो अगर यहाँ रखा तो ये -1+1 बताइए 0 हुआ नहीं हुआ, यानी कि ये तो 1/इनफाइनाइट 1/0 आ गया, और 1/0 क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट। तो बताओ ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई ना, इसलिए ये फॉर्मूला इस वैल्यू के लिए लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए होगा। सिर्फ n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। अब ये -1 नहीं होना चाहिए तो फिर n बराबर -1 के लिए भी तो कोई फॉर्मूला होगा, वो अभी पढ़ेंगे हम। ओके, तो ध्यान रखिएगा पावर में 1 बढ़ाना है और नीचे इसका डिवाइड करना है। ओके, जैसे y = x³ है और इसका करना है आपको, तो पावर 1 बढ़ा दीजिए, x की पावर 3 से कितना हो जाएगा? 4, और जितनी पावर ये आई है उसी का ही डिवाइड कर दीजिए, ये निकल गया इसका इंटीग्रेशन। है ना आसान? चलिए y = a, किसी कांस्टेंट का कोई जो कांस्टेंट y = a, जहाँ a आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो आपको ये कह रहा है कि इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होता है? डिफरेंशिएशन 0। लेकिन
अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालें तो आप रख दीजिए, y की जगह a रख दिया dx। कांस्टेंट अभी अभी मैंने बताया, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दोनों ही कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो a तो बाहर निकल गया, और बताइए सिंपल dx बचा। सिंपल dx का क्या होगा, x। भाई हमें यहाँ पे कोई शेप तो दे नहीं रखी है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, x। तो ये आ गया x, यानी कि इंटीग्रेशन dx हमेशा x होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी अभी हमने जो फॉर्मूले की लिमिटेशन पढ़ी ना कि वो n बराबर -1 के लिए लागू नहीं होता है। n बराबर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, और इसी का ही उल्टा डिफरेंशिएशन था। log x का जो डिफरेंशिएशन था वो 1/x होता है ना, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। देखिए जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है कि ये x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। साइन x का माइनस कॉस x, जबकि वहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस x। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है इसका, माइनस कॉस x। e की पावर x का e की पावर x, यानी कि जो हमारा e वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफरेंशिएशन करिए वो चेंज नहीं होता है, e की पावर x ही रहेगा। ओके, कॉस x का साइन x। अब पढ़ते हैं निश्चित समाकलन, ये समाकलन है। ओके, मैंने बताया ना कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल जब भी आपको निश्चित समाकलन दे दिया जाए पहले आप उसको लिमिट में जो लिमिट दे रखे हैं उनको भूल जाइए। ओके, और हमारे जो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उससे उसको सॉल्व कर लीजिए। जब आपका पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए देन आपको लिमिट अप्लाई करनी है। अब ये लिमिट होती क्या है, लिमिट होती है इस इंटीग्रेशन के ऊपर आपको कुछ वैल्यू दे देगा, नीचे भी कुछ और ऊपर भी कुछ। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है, ऊपर जो वैल्यू होती है उसे तो कहा जाता है अपर लिमिट, और जो ये नीचे होती है इंटीग्रेशन के उसको कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब इसको खोलते कैसे हैं, इसको ऐसे खोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि पहले आप पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, देन फिर आप अपर लिमिट करिए, अपर लिमिट रखिए। जैसे यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे b, x की जगह b रखिए। पहले रखनी है अपर लिमिट, फिर माइनस साइन आता है बीच में, फिर रखनी है लोअर लिमिट। अब x की जगह पे क्या रखिए आप, a रखिए। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन आता है बीच में, जोड़ मत देना। जैसे इक्वेशन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, x² dx, और वो बोल रहा है इसका फाइनाइट इंटीग्रेशन करिए 1 से 2 तक। पहले x² dx का सिंपल कर लिया, कैसे, x की पावर n के फॉर्मूले से, n+1 n+1, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 कितना आ गया, x³/3 आ गया। अब लगानी है लिमिट, तो ऐसे बताया, मतलब ये लिमिट लगानी है हमें 1 और 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, यानी कि x की जगह आपको क्या रखना है, 2, तो 2^³/3 पूरी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रखिए। ओनली ऊपर है तो ऊपर रख दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, तो 1^³ और 3। इसको सॉल्व किया 8/3 माइनस 1/3, तो कितना आ गया 7/3, है ना इजी। बाकी जब हम हमारे डेरिवेशन करेंगे और वहाँ हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो हम वहाँ और सीख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ समझ में आया, इतना तो आ ही गया ना कि हम फिजिक्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल के लिए तो थोड़ा सा वेट करिए, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आप लोग ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बार हम लोगों ने इन फॉर्मूलों को यूज़ कर भी चुके हैं, जो हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं उनमें बहुत जगह हमने कुछ यूज़ किया भी है, इन फॉर्मूलों को किया है ना, और आगे भी यूज़ करते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।